तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के एपिसोड नंबर 242 में आप सभी का स्वागत है। अब देखो, जिन्होंने भी पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल रखा है। मैंने ऑलरेडी 4 आवर्स से प्लस वाली वीडियो को अपने दूसरे चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको देखनी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे डान बैक ह्यून के अपने जो अंकल होते हैं वो ऑटोडेक्स मुलिम एलायंस के पास आ चुके होते ताकि उनसे हेल्प मांगा जा सके, जिसके साथ हमें मिटिकल क्रिएचर्स के बारे में बताया जाता है। और इस एपिसोड में हमें 5 मिटिकल क्रिएचर्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से पहला ग्रेट पेंग होता है, दूसरा इमोगी होता है, तीसरा विंड वाइट टाइगर होता है और चौथा फायर किंग, जैसे कि आपने ऑलरेडी पिछले वाले एपिसोड में देख रखा। और साथ में लास्ट ड्रैगन टर्टल, जिसकी अभी इस एपिसोड में बात होने वाली है। अभी सभी 5 मिटिकल क्रिएचर्स थे जिन्हें कि 5 सैक्रेड बेइंग के नाम से भी जाना जाता था, जिनमें से जो ड्रैगन टर्टल था वो एक मिटिकल क्रिएचर था जिसके ड्रैगन की हेड थी और साथ में टर्टल की सेल मौजूद थी। ड्रैगन टर्टल को असल में जितने भी मर्चेंट से वो वर्शिप किया करते थे, सबको ये लगता था कि ये ड्रैगन टर्टल उन्हें गोल्ड सोना देगा और उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन ड्रैगन टर्टल वैसा नहीं था जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था। जिसके साथ हमें मोयुंग कैंग को दिखाया जाता है, जो कि वहीं के 7th मास्टर मोयुंग क्लैन के पैट्रियार्च होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें श्योर होगा कि तुम सभी फॉलन यान डायनेस्टी जो कि मोयुंग क्लैन से है उसके बारे में जानते होंगे। ड्रैगन टर्टल उस समय अपीयर हुआ था, पूरे के पूरे 5 प्रोविंसेस यहाँ तक कि यान डायनेस्टी को भी तबाह कर दिया था, जिसमें कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि हम लोग अपने पावर्स का यूज करके बेयरली ड्रैगन टर्टल को मार पाए थे, क्योंकि हमारे पास काउंटलेस मैन, काउंटलेस सोल्जर्स, मार्शल आर्टिस्ट के रीइंफोर्समेंट मौजूद थी। जिसके साथ वहाँ पे सब में बातें होने लगती है, जिसके साथ वो आगे कहता है कि उस क्रिएचर्स को ऐसे ही बिना किसी रीजन की कैलेमिटी नहीं कहा जाता है। हम यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकते, इस सिचुएशंस पे कुछ भी हो सकता है। तो इसे सुनकर वो मोंग कहता है कि अमिताभा हमें माफ करना, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो रिक्वेस्ट हमसे मांगी है उसे हम डिनाई कैसे कर सकते हैं। नॉर्थर्न सी आइस प्लेस, यहाँ पे अगर हमने उससे मना किया तो पूरी की पूरे अर्थ से वाइप आउट हो जाएगी। हम लोग एलाइड फोर्स हैं, तो आखिरकार हम उनके एल्फ को जबकि उनकी मदद चाहिए तो हम उनके इस क्राइसिस में कैसे पीछे हट सकते हैं। जिसको सुनकर वहां के दूसरे पैट्रियार्च कहते हैं कि फिर भी क्या हुआ, लेकिन वहीं पे तीसरे पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जिसका नाम जियो कियांग होता है, जो कि 14 मास्टर जियोंगयोन सेक्ट के मास्टर होते हैं। अब जियो कियांग कहता है कि हमारी मुलिम एलायंस अपने जस्टिस को लाना चाहती है, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में हमें उनकी मदद करना चाहिए। अब यहाँ पे सारे एल्डर सोच में पड़ जाते हैं, जिसको सुनकर वॉरियर एल्डर कहता है कि जस्टिस आखिरकार हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारी पावर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है। सुप्रीम सेवन ऑफ 6 मार्शल आर्ट और साथ में डेमोनिक कल्ट वो अपनी पावर्स को हर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आखिरकार हम उनको प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो इसमें हमें काफी बार लॉस हो सकता है, हम काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। जिसको देखकर वो पैट्रियार्च जियो क्यों कहता है कि अगर फिर भी अगर उनकी हम मदद न करें तो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जिसको सुनकर वो मास्टर कहते हैं कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। मोयंग पैट्रियार्च ने पहले ही कहा दिया था कि ड्रैगन टर्टल काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने कि 5 प्रोविंसेस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वहां पे सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जिसके साथ हमें ली मोक को दिखाया जाता है, जो कि इन सब चीजों को सुन रहा होता है, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है और कहता है कि दोनों साइड आपस के अलायंस के फ्यूचर के बारे में सोचे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसी और चीज के ही बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे लेटर में लिखा गया है साफ साफ कि सील ड्रैगन टर्टल को आजाद करने की कोशिश की गई थी। उसको आजाद करने के लिए उसने एक्सप्लोजिव को यूज किया था, जिसे कि उसने जोंगयान से लिया था, और यही मुझे बहुत ज्यादा खटक रही है। जिसके साथ वो अपने दूसरे बेटे की तरफ देखने लगता है और हमें उसके ली मोक के सेकंड सन जिसका नाम कैंग सो आ होता है इसको दिखाया जाता है, जो कि ली मोक की तरह ही कुछ सोच विचार कर रहा होता है, वो भी किसी चीज में कंफ्यूज होता है। जिसके साथ हमें ली मोक को दिखाया जाता है, जो कि अपने कैंग सो के बारे में कहता है कि जितना ज्यादा टाइम पास होता है ये बंदा और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये सच है कि ये अपने ओल्डर ब्रदर से भी उतना ही टैलेंटेड है। जिसके साथ में बताया जाता है कि 10 साल पहले से ही इसकी जो
पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी जो निर्णय बनाने की कैपेसिटी होती है, जो इसका मकसद होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑलरेडी 10 साल पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि उसे अनऑर्थोडॉक्स और डेमोनिक कल्ट को मिटा डालना है। इसके साथ लीमो क्या था कि वो ऑलरेडी 10 साल पहले से ही इतना ज़्यादा इंटेंस ब्लड लस्ट में रहा करता था। ये सबसे ज़्यादा एम्बिशियस है, मेरे सन्स में इसकी चाहत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको अपने सक्सेसर की पोजीशन से दूर रखा, क्योंकि अगर इसको सक्सेसर में चुना तो ये अपने दोनों भाइयों को हो सकता है कि आगे चलकर मरवा डाले। जिसके साथ हमें युवन बूसो का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा दर्द में होता है और लीमोक उससे मिलने भी गया होता है, लेकिन अपना युवन बूसो अपने चियोनियन से इतना ज्यादा डर चुका था कि उस बंदे की अपीडक फटी पड़ी थी। उसके मन में सिर्फ यही था कि वो मॉन्स्टर है, वो एक मॉन्स्टर है, उसका कोई भी नहीं कुछ भी कर सकता है। जिसके साथ लीमोक मन में सोचते हुए कहता है कि युवन बूसो को वापस आए हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं, वो रिकवर तो कर चुका है लेकिन अभी तक वो मेंटली रिकवर नहीं कर पाया है। मुझे लगा था कि मैं उसको भेजूंगा तो ये उसके लिए अच्छा चांस होगा, लेकिन इसी के साथ वो अपने सेकंड बेटे को भी चांस दे रहा होता, कैंसो को भी पार्टिसिपेट करा रहा होता है, लेकिन क्या पता इसका भी हश्र अपने युवन बूसो जैसा हो जाए। जिसके साथ उसका बेटा कैंसो कहता कि अलायंस हेडमास्टर, क्या मैं आप सबसे एक फेवर मांग सकता हूँ? जिसे सुनकर वहां पे मॉन्ग कहता है कि क्या हुआ? जिसके साथ कैंसो कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ पूछना है उसी मैसेंजर से, तो क्या आप उसको बुला सकते हो? जिसको सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम उसको बुला सकते हो, लेकिन वहां पर वो पूछने लगते हैं कि हम लोग अभी तक कंक्लूजन पे ना आए हैं, मतलब हमने कोई जवाब नहीं निकालना है कि हमने उसकी मदद करनी है या फिर नहीं। जिसको सुनकर कैंसो कहता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और हमें उसके सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए हम उसके जवाब का इंतजार करेंगे, अगर उसका जवाब अच्छा रहा तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। जिसके साथ में डांगबैग उनके अंकल को दिखाया जाता है जो कि वहां पे एंट्री लेते हैं और वो एंट्री करते ही सोचते हैं कि क्या इन्होंने अपने डिसीजन को बना लिया या फिर नहीं, लेकिन उसी के साथ कैंसो से पूछता है कि चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने इस लेटर को पढ़ा और इसमें लिखा गया है कि तुम लोगों ने डिवाइन रेलिक को अंडरग्राउंड में ढूंढना शुरू किया था और साथ में तुमने वहां के स्टोन्स, आइस स्टोन्स को भी तोड़ा था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हें पता था कि ड्रैगन टर्टल अभी भी जिंदा हो सकता है? जिसको सुनकर वही बंदा अंकल कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये अर्जेंट मैटर है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने डिसीजन को नहीं बनाया। जिसके साथ वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ड्रैगन टर्टल को आइस स्टोन में सील हुए लगभग सैकड़ों साल बीत चुके हैं और हम सभी ने सोचा कि शायद ये समय काफी है ड्रैगन टर्टल को मर जाने के लिए। जिसे सुनकर कैंसो कहता है कि ऐसी बात है, लेकिन फिर भी ये मैटर नहीं करता। जिसे सुनकर डैंगबैग का अंकल सोचने लगता है कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग मुझे ही इंट्रोगेट कर रहे हैं। जिसके साथ कैंसो आगे कहता है कि फिर भी ये लेटर कह रहा है कि ये सभी चीज काफी जल्दी हुई थी, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक्सप्लोजिव को जोगी जोंगयान से मिली थी उसको यूज किया था। जिसके सुनकर डैंगबैग के अंकल कहते कि हाँ ऐसी ही बात है। जिसको सुनकर कैंसो कहता है कि ये थोड़ा सा अलग नहीं हो गया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आखिरकार वो एक्सप्लोजिव आए कहां से? जिसको सुनकर डैंगबैग के अंकल कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिसे सुनकर कैंसो कहता है कि वो एक्सप्लोजिव जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे जिसने कि उस जगह को तोड़ दिया है जहां पर उस ड्रैगन टर्टल को सील करके रखा गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे एक्सप्लोजिव को लाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल का चीज होता है। ये एक्सप्लोजिव के सोर्स जोंगयान से ही होते हैं। जिसको सुनकर डैंगबैग के अंकल कहते हैं कि हाँ तुमने ये भी सही कहा। जिसके बाद कैंसो आगे कहता है कि लेकिन फिर भी ऐसे एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव को वो तुम सबके हाथ में नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि ये सभी जो कि हेवनली लाइटनिंग जैसी पावरफुल है उसे गवर्नमेंट ऑन करती है और इसको बाहर यूज करना गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि हम भी मुरिम अलायंस जो कि गवर्नमेंट के इतने क्लोज है, हमारे हाथ में भी वो बॉम्ब नहीं आ सकती। जिसको सुनकर जितने भी वहां पे एल्डर्स मौजूद होते हैं सबको झटका लगता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सही लगता कि यार ये कैसे हो सकता है कि उनके पास ये एक्सप्लोजिव लग गए। जिसको सुनकर लीमुक भी सोचने लगता है कि सुप्रीम सावर ऑफ 6 मार्शल आर्ट उन्होंने ऑलरेडी उन सारे बंच ऑफ ट्रू हेवनली लाइटनिंग्स को उस ट्रिटी सेरेमनी के दौरान अंडरग्राउंड बरी कर रखा था और इन दोनों में मुझे कहीं ना कहीं परेशानी लग रही है। जिसको सुनकर डैंगबैग के अंकल जो होते हैं वो भी खामोशी छा लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पे फिर से कहते हैं कि मैं इसके बारे में बात तो नहीं करना चाहता
चाहता था, क्योंकि ये हम सबके गवर्नमेंट्स के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के रिलेटेड है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब कोई चॉइस नहीं बचा है। इसको सुनकर वो आगे कहते हैं कि अगर हॉनेस्टी की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक किसी स्ट्रेंज ऑर्गेनाइजेशन जो कि जोंगयोन में मौजूद है उनसे वो एक्सप्लोजिव मिली थी। जिसको सुनकर वो पूछता कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। जिसको सुनकर कौंसा कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पता। जिसको सुनकर डैंग बैंग के अंकल कहते हैं कि हमने बस इतना ही सुना है कि वो जोंगवा जियांगू के एक नई ऑर्गेनाइजेशन से जिसका कनेक्शन आइस पैलेस के एल्डर्स के साथ था। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि हम आपको एक्सप्लोजिव प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आइडेंटिटीज को रिवील नहीं किया था क्योंकि ये एक्सप्लोजिव जोंगवा में यूज करना बैन है। जिसको सुनकर कौंसा कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम और तुम्हारे एल्डर्स हमें ये रिफ्यूज कर दोगे बताने से कि वो बंदा है कौन। ये मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन ये सुनकर डायमंड के अंकल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि एल्डर्स अब हमारे साथ नहीं है। जिसको सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। जिसको सुनकर डायमंड कहता है कि पैलेस मास्टर और एल्डर्स वो सभी उसे ड्रैगन टर्टल के आइस स्टोन में ट्रैप हो जाने के कारण मारे जा चुके हैं। जिसको सुनकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सबका जो लीडर होता है और जो एल्डर होते हैं वही मारे जा चुके होते हैं। जिसको सुनकर लीमुक सोचने लगता है कि इसी कारण तो इस लेटर पे कोई सील मौजूद नहीं था बल्कि ये सिर्फ एक प्रॉक्सी के जैसा था। अब ये जानकर लीमुक भी उससे कहता है कि ये तो बहुत ही टेरिबल न्यूज है, मुझे माफ करना इस एक्सीडेंट के बारे में। अब यहाँ पे डायबुक के अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लगा कि आपको दुख तो है, लेकिन वो कहते हैं कि पैलेस मास्टर की डेथ जो हुई थी वो किसी तरह की एक्सीडेंट नहीं थी। जिसको सुनकर वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसको सुनकर डायबुक अपने पास से एक रुमाल को निकालता है, जिसके साथ मतलब वो रुमाल नहीं कपड़ा कह सकते हो, कपड़े को निकालता है। और जब कैंगसू उस कपड़े को खोलकर देखता है तो उस पे ब्लेड्स के मार्क्स लगे हुए थे। जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या मार्क्स है। लेकिन जैसे लीमोक उसको देखता वो पहचान जाता है कि ये मार्क ब्लेड्स तो, लेकिन उसके बाद डायबुक कहता है कि मैंने इनको कॉपी किया है उनके वर्ड से। मतलब वहां पे एक बंदा था जो कि इसको सरवाइव कर गया था और उसी के मार्क्स को मैंने इसके ऊपर कॉपी किया है। लीमोक जैसे ही उस मार्क को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि वो असल में किसी और की नहीं, सुप्रीम सैबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेट के मार्क्स से, मतलब उनके ब्लेड मार्क्स से। और इसी के साथ हमें डायबुक का सीन दिखाया जाता है और सेम टू सेम वही मार्क्स उसके बॉडी पे लगी हुई थी और उसके अंकल ने उन्हीं बॉडी के मार्क्स को उस कपड़े के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया होता है। अब इसी के साथ वो अपने नंगू पंगू होके अपने जियोनियन और ग्रेट एल्डर के सामने अपने मार्क्स को दिखाता है और वो कहते हैं कि क्या तुम इस मार्शल आर्ट को पहचानते हो। तो इसको देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ मैं ये जानता हूँ, ये तो असल में सुप्रीम सैबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेट के सुप्रीम सैबर डिवाइन मार्शल आर्ट से। जिसको सुनकर अपना डायबुक भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सुप्रीम सैबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट, ये तो वही ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि अभी रिसेंटली इमर्ज होना शुरू कर दी है, क्या ये मार्शल टेक्निक्स उन्हीं के ही हैं। अब यहाँ पे जियोनियन भी पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है क्योंकि सुप्रीम सैबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट्स वो नॉर्थन सी में भी पहुंच चुके होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या तुमने यही कहा कि तुम्हारे थर्ड एल्डर ने उसे इनवाइट किया था। तो वो डायबुक कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन सब के साथ जानते थे और वो जांगू से उन एक्सप्लोजिव को मंगाने का काम किया करते थे। क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर एक डिवाइन रिलिक मौजूद है जो कि नॉर्थन सी आइस पैलेस में बहुत पहले गुम चुका है। ये रिलिक हमेशा से पैलेस मास्टर से दूसरे पैलेस मास्टर को दिया जाता है। जिसके साथ ये बताया जाता है कि लेकिन फिर भी ये होता रहता था, लेकिन जब हम लोग उसे ड्रैगन टर्टल को मारने की कोशिश कर रहे थे सैकड़ों साल पहले, तो पैलेस मास्टर और बाकी वॉरियर्स ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया था, जिसके कारण वो डिवाइन रिलिक उसी के साथ दफन हो गया था। ऑफ कोर्स उसी को निकालने के लिए हमने सेंचुरीज बाद ट्राई किया था, हम सबको लगा था कि वो क्रिएचर मारा जा चुका है। जिसके साथ हमें पास्ट का बारे में बताया जाता है कि कैसे पैलेस मास्टर और थर्ड और फोर्थ एल्डर्स अपने इलाइट वॉरियर्स ऑफ नॉर्थन सी आइस पैलेस को लेकर उसी एक्सप्लोजिव का यूज करके उस केव के एंट्रेंस में गए होते हैं। और साथ में सुप्रीम सैबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट के सेट के बंदे भी हमारे साथ जाना चाहते थे, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन थर्ड एल्डर हमें गारंटी देते हैं कि वो
बंदे काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, इसलिए हमने 2 बार नहीं सोचा और उनको आने के लिए कह दिया, जिसके साथ हम अंदर चले गए और वहां पर हमें फ्रोजन ड्रैगन टर्टल की बॉडी मिली और वही केव में वो चीज मौजूद थी। लेकिन यही वो समय था जब पूरी तरह से सब चीज बदल गया। सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट उन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। जैसे हम उस बॉडी के पास पहुंचे थे उन्होंने हम पर अटैक कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे आइस पैलेस के वॉरियर्स जिनके पास मार्शल प्रोग्रेस थी उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके उनको रोकना शुरू कर दिया। लेकिन हमने एक चीज को कंसीडर नहीं किया था, थर्ड एल्डर जिन्हें हम अपना एलाई माना करते थे उन्होंने हमारे पैलेस मास्टर को पीछे से स्टैप करके मार डाला और यहीं पे वो चीज थी जहां पे हम हार चुके थे, वरना हम लोग सुप्रीम साइबर 6 मार्शल आर्ट से तो ऐसे भी हारने वाले नहीं थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब देखो मैं नोवेल्स या किसी और चीज को नहीं बल्कि मैं करेंटली हर एक चैप्टर्स को जो कि आगे आने वाले एपिसोड्स में जो कि थर्सडे को रिलीज होते हैं उसको ही एक्सप्लेन किया करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो अब थर्सडे को दिन आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।